Okay, students, so today's now we are going to discuss the new topic dimensions after completing the units. जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूनिट्स उनके बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में यहां पे पढ़ेंगे। डायमेंशंस क्या है, उनसे डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, देन उनका एप्लीकेशंस क्या क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम वहां पे देखेंगे कि उसको जब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो डिफरेंट पावर्स हम लोगों को वहां पे देखने को मिलती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे यहां पर हम लोग समझ लें कि जो पावर्स होगी टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised in the order to express the given physical quantity are called its dimensions. फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं, इन पावर्स को ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो एक बार हम लोग डायमेंशंस को समझ लें कि व्हाट आर द डायमेंशंस। तो मैंने यहां पे आपको बतलाया कि जब डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके प्रोडक्ट को डिफरेंट पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो पावर्स होती है विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशंस। तो यहां हम एक लाइन में इस चीज को समझ सकते हैं कि द पावर्स विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस। ओके, हम लोग यहां पे कहना है टू मेक टू मोर क्लियर द कंसीडर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम एरिया की बात कर लें तो हम लोगों को पता है कि एरिया को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू लेंथ यहां पे कह सकते हैं। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर। तो एरिया को हम क्या कह सकते हैं कि एरिया जो है हमारे पास में वो ट्वाइस ऑफ द किसके है, लेंथ के है। एरिया की जगह अगर हम वॉल्यूम ले लें यहां पर, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यहां पे जब आप इसको देखेंगे तो जो लेंथ है इसकी पावर क्या होगा, थ्राइस होगा। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं वी हैव 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ हियर। वॉल्यूम के लिए आप देख रहे हैं कि 3 डायमेंशन है लेंथ की, और जबकि एरिया के केस में, एरिया यहां पर जो फंडामेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारे पास में, वहां पर लेंथ कैसी है, 2 डायमेंशंस है। ओके, इसी तरीके से हम लोग कुछ और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा कि मैं एक डेंसिटी ले लेता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज में, और जैसे कि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और पीछे हम लोग वॉल्यूम को जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में यहां पे एक्सप्रेस करेंगे तो मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं मास अपॉन लेंथ की पावर 3, और जब लेंथ को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं मास इंटू लेंथ की पावर -3। तो जब यहां पे पावर्स की बात करी जाएगी तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर मास की पावर कितना है, 1 है, और लेंथ की पावर यहां पे कितना है, -3 है। तो अगर हम डेंसिटी के डायमेंशंस की बात करेंगे तो डेंसिटी का जो डायमेंशंस होगा वो 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। ओके बच्चों, हम लोग कुछ और यहां पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेते हैं कि उनकी डायमेंशंस क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे ले लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, और जैसे कि आपने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, इसको अगर हम फंडामेंटल के टर्म्स में यहां पर एक्सप्रेस करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी डिराइव्ड है, इसको अगर हम लोग और रिजॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम तो और नीचे है,
और जब इस टाइम को नीचे लेके आएंगे तो टाइम स्क्वायर होगा, और नीचे से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे टाइम स्क्वायर को, तो हम लोग कह सकते हैं कि मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। तो यहां पे आपको एक चीज बड़े अच्छे से देखने के लिए मिली कि मास का डायमेंशन यहां पे कितना है 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है 1, जबकि टाइम का डायमेंशन कितना है -2। किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए? फोर्स जो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए मास का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा 1, एंड 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट आर द डायमेंशंस, देन यू कैन से कि मैंने आपको बतलाया कि द पावर्स विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं, इन पावर्स को हम उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशंस को कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूले को जब आप देखेंगे तो मैं आपको बतलाऊं, रिलेशन विच एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूले। वो रिलेशन जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एप्रोप्रिएट पावर के साथ में, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ में रिप्रेजेंट करता है, उस एक्सप्रेशन को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी यूज फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अगर हम लोग कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो वहां पर हम मास, लेंथ और टाइम, इन सिंबल्स को कैसे यूज करेंगे? जैसे मैकेनिक्स में तो बेसिकली हम लोगों को मास, लेंथ और टाइम देखने को मिलेगा। आगे हम जब जाएंगे तो हमें वहां पे टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोस्टेट में जाएंगे तो वहां पे करंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली पर्टिकुलर अभी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मास, लेंथ और टाइम के सिंबल्स क्या होंगे? मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से इन स्क्वायर ब्रैकेट। पहले तो मैं एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैपिटल लेटर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखते हैं। तो जैसे मास है तो मास को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम से। लेंथ है, लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से। और टाइम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी से, और कैपिटल लेटर से विद स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम लोग यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, वी नीड टू राइट एनी डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशंस, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। जो मेरे पास में कोई डिराइव्ड यूनिट्स हैं, अगर हम उनको डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एरिया का ही ले लेते हैं। जैसे हमें मालूम है एरिया जो होता है लेंथ इंटू लेंथ होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो यहां पे जब आप इसको लिखोगे कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पे आप एरिया को कैसे लिखोगे? यहां पे एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एल, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे एल स्क्वायर। ओके बच्चों, और हां यहां पे अगर आप चाहो कि अगर हम इसे मास और टाइम के टर्म्स में लिखना चाहें तो m की पावर 0 एल स्क्वायर और t की पावर 0 हम लोग यहां पे ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने पहले देखा कि डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। डायमेंशंस आर द पावर विच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन टू राइट एनी डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशन। तो यहां पर जैसे हम लोग एरिया का देख लिए, एरिया की बात करने के बाद में हम लोग जैसे स्पीड की बात कर लेते हैं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला जैसे बच्चों आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का आपको पता है क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? यहां पर एल, टाइम का कितना होता है? टी। और जब इस टी को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से आपको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलेगा एल टी -1। और अगर हम लोग इसे मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT -1। ओके, तो आप किसी भी तरीके से इसको यहां पे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में हम लोग ले लेते हैं यहां पर एक एक्सेलरेशन को। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम वेलोसिटी को यहां पर
और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लेके जाए तो यहां पर आप देखेंगे एस अपॉन टी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी नीचे था। और जब इनके फॉर्मूले को रखेंगे तो आपको मालूम है कि एस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ है इसका क्या होगा एल, टाइम का कितना होगा टी स्क्वायर। और जब इस टी स्क्वायर को हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया दैट इज क्या आया हमारे पास में एल टी की पावर -2। ओके बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का एल टी की पावर -2। मास के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसकी पावर क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। और डायमेंशंस की बात करेंगे तो यहां पर डायमेंशन से हमें यह पता चल रहा है कि मास का डायमेंशन क्या होगा 0, लेंथ का कितना होगा 1 और टाइम का कितना होगा -2। तो डायमेंशंस क्या है पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, आगे हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आप यहां पर फोर्स ले लिया, तो फोर्स इज इक्वल टू आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ अपॉन टाइम, एक टाइम और है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो जब लोग यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2। तो मास का आपको मालूम है क्या होगा m, लेंथ का क्या होगा l और टाइम t की पावर कितना हो जाएगा -2। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों यहां पे क्या आएगा ml t रेज टू दी पावर -2। और डायमेंशंस क्या होगी 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, हम लोग और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं जैसे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके होता है मास इंटू वेलोसिटी के होता है। वेलोसिटी को यहां पे सॉल्व करेंगे दैट इज द लेंथ अपॉन टाइम। और यहां पे अगर हम लोग बात कर लें मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम और सॉल्व कर लें तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज टू दी पावर -1। और यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज द ml t -1। ओके बच्चों, तो यहां पे क्या कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। यहां पर हम इंपल्स को भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पे डिस्कस करना चाहें इंपल्स, तो बच्चों आपको पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स इंटू यहां पे आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल यहां पे। और यहां पे अगर आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे दैट इज द ml t -2। और टाइम इंटरवल का अगर आप देखेंगे t, तो यहां पे बच्चों आपको देखने को मिलेगा इंपल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज ml t -1। तो आपने एक चीज यहां पर यह देखी कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक लीनियर मोमेंटम है और एक क्या है इंपल्स है। फिजिकल क्वांटिटीज दोनों डिफरेंट हैं बट लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों के कैसे हैं सेम है। ओके, इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। अभी तो आप जैसे और देख लीजिए वर्क का। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और फोर्स इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। अब चूंकि एक्सेलरेशन अभी भी यहां पर डिराइव्ड क्वांटिटी है, जब इसको हम लोग फंडामेंटल के टर्म्स में लेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू लेंथ। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ अपॉन टाइम। और जब ये टाइम नीचे आएगा तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि मास इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। तो आप देखेंगे मास इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम की पावर -2। तो इस तरीके से अगर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे दैट इज द ml2 t -2। और जो डायमेंशंस होगी 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं। वर्क को हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि मैंने यहां पे वर्क को लेके पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया आपको यहां पे कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर यहां पे इस तरीके से ले रहे थे हम लोग। यहां पर हम लोग आगे की बात करें, यहां पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, फोर्स का हम डायरेक्टली यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमें मालूम है क्या होता है ml t -2, लेंथ का क्या होता है डिस्टेंस का l। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज क्या होगा ml2 t -2। ओके स्टूडेंट्स, देन यहां पर हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ वर्क 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो सेकंड अप्रोच आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने वर्क का निकाला, फर्स्ट अप्रोच देखा। बट इन बोथ द केसेस देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला और द डायमेंशंस।
इनमें कोई अंतर नहीं, डायमेंशंस भी सेम है और प्लस आपने देखा इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लें। और इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले हमें क्या बतलाते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने देखा कि फोर्स था यहां पे, तो फोर्स का बच्चों आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, दैट इज द mlt-2। तो आपको यहां पे यह पता चला किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से कि वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे आपने देखा कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, 1 इन मास, डायमेंशन जो है 1 इन लेंथ एंड -2 इज टाइम। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने इस तरीके से इस फर्स्ट पॉइंट को यहां पे समझा। नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या बतला रहे हैं, द नेचर ऑफ देयर डिपेंडेंस। जैसे आपको मैंने बताया कि मास पे कैसे 1 इन मास, फोर्स कैसे था 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो उनका डिपेंडेंस इस तरीके से था। डिपेंडेंस का मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या जो उनका प्रोडक्ट है उनके पावर किस टर्म्स में हमारे पास में पावर है, +1 है, -2 है, +3 है, क्या है, वो चीज डिपेंड करती है यहां पे। जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, सपोज वी हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। आपने देखा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, LT-1। तो आपको पता है कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, बट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यहां पे जो स्पीड है वो लेंथ के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लेकिन जो टाइम है वो स्पीड टाइम के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यहां पे पावर यहां पे क्या लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है। डायरेक्टली का मतलब यहां पे पावर क्या है, +1 है। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पे काफी रोल अपना ये शो करेगा डायमेंशनल एनालिसिस में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी द सेम। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो भी वो फिजिकल इक्वेशन कैसी होगी, करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको ये बतलाता है। जैसे सपोज हम लोगों ने यहां पर ये इक्वेशन देख ली, x इज इक्वल टू a + bc होल स्क्वायर ±√DEF। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे पास में, जो x का होगा वही a का होगा, वही bc स्क्वायर का होगा और वही √DEF का होगा। ओके, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने जो बात बतलाई, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू bc स्क्वायर इज इक्वल टू √DEF। तो यहां पे हमने क्या कहा कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स आर सेम, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। अगर हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल है, जो x का होगा वही a का होगा, वही bc स्क्वायर का होगा, वही √DEF का होगा, अगर ऐसा है तभी वो फिजिकल इक्वेशन कैसी मानी जाएगी, करेक्ट, अदरवाइज वो फिजिकल इक्वेशन कैसी होगी, इनकरेक्ट। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है कि हो सकता है कि एक कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे देख लें, एक थोड़ा सा पॉइंट यहां पे समझ लें। जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे v इज इक्वल टू u + at है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लेफ्ट साइड देखें, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को मालूम है क्या है, LT-1 है। यहां पर u की बात कर लें तो यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1। ए एक्सेलरेशन का जैसे अभी हमने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT-2, और टाइम का क्या होता है, t। तो यहां पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे LT-1 इक्वल टू LT-1 और यहां पे आपने देखा LT-1।
तो आप ये देख रहे हो कि ये वाली फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है। क्यों डायमेंशनली करेक्ट है? क्योंकि पता चला, आपने देखा इसके हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में कैसा है, सेम है। लेकिन फिजिकली अगर देखा जाए तो यहां पे आप राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो ये चीज शो कर रही है कि ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो यहां पे हम लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। जरूरी नहीं है ऐसा। एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मतलब फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम यहां पे इस चीज के लिए बंद नहीं जाएंगे कि नहीं साहब वो डायमेंशनली करेक्ट तो है ही है और उसे फिजिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे हम एक नोट डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे हम लोग यहां पे समझ लें, जैसे L प्लस L इक्वल टू L एंड L माइनस L इक्वल टू L। ओके, जैसे हम लोग यहां पे कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वांटिटी टू हैव द डायमेंशंस बट नो यूनिट। एक चीज यहां पे समझिए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो है लेकिन यूनिट नहीं है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हां, ऐसा पॉसिबल जरूर होगा कि एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट है लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि प्लेन एंगल था, जैसे प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो इस आप देखेंगे इसका यूनिट तो है लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है या इसका डायमेंशन नहीं है। दूसरा, जैसे मैं एक ले लेता हूं, सॉलिड एंगल ले लेता हूं। तो सॉलिड एंगल में अगर आप देखेंगे तो सॉलिड एंगल का अगर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होता है, इसका स्टेरेडियन, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका यूनिट तो है बट एक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप बहुत अच्छे से समझिए। पहले मैंने क्या बतलाया, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ क्वांटिटी टू हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट, बट इट इज पॉसिबल फॉर ए क्वांटिटी टू हैव अ यूनिट बट नो डायमेंशन। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं। एक क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अलग सिस्टम में है, जैसे मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बात कर लूं यहां पे कि सपोज स्पीड है, तो स्पीड की एसआई सिस्टम में अगर हम लोग यूनिट की बात कर लें तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात कर लें तो सीजीएस सिस्टम में उसकी जो यूनिट होगी दैट इज द सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। बट इन बोथ द केसेस जो डायमेंशंस होगी मेरे पास में या जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा स्पीड का, दैट इज ऑलवेज LT - 1। जैसे फोर्स है, एसआई सिस्टम में उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, जबकि सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग उसके बात कर लें यूनिट का तो वो क्या होता है, डायन होता है। बट इन बोथ द केसेस देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT-2। हम वर्क ले लें, वर्क का एसआई सिस्टम में जैसे अगर आप देखेंगे यूनिट क्या है, अर्ग है, जूल है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में वर्क का एसआई यूनिट सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग है। बट इन बोथ द केसेस द डायमेंशनल फॉर्मूला इज ML/T-2। ओके बच्चों, तो यहां से ये क्लियर होता है कि अ क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशंस इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग यहां पे कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। उनमें से मेरे पास में सबसे पहले एक एप्लीकेशन आता है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू गिवन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करेंगे। एक मेरे पास में कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें, इफ वी हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मेरे पास में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, नाउ इन द डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्लेसिंग M, L and T by the fundamental units of the required system, we get the unit of the physical quantity। अगर मेरे पास में किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो जानते हैं मास, लेंथ और टाइम, जिनको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, M, L और T, उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे फंडामेंटल यूनिट से। और फंडामेंटल यूनिट से रिप्लेस करने के बाद में हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं।
वर्क के लिए। और अगर आप देखेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आप देखेंगे एम एल रेज टू दी पावर 2 टी रेज टू दी पावर -2। अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में हम लोगों को सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट देखना है तो यहां पे मास को किससे रिप्लेस करेंगे आप, ग्राम, ठीक है। लेंथ को किससे डिनोट करेंगे आप, सेंटीमीटर, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, सेकंड। और जैसे कि पावर दी गई है, जो यहां पे आपने देखा मास की पावर यहां पे आप देख रहे हैं कितना है, 1 है। लेंथ की पावर आपने देखा 2 है और टाइम की पावर -2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड रेज टू दी पावर -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि एमकेएस सिस्टम में हम लोग, अच्छा इसको कंबाइंड हम लोग ऐसे अर्ग भी बोल देते हैं। एमकेएस सिस्टम में आप करोगे तो मास की जगह क्या रखोगे, किलोग्राम, लेंथ की जगह क्या रखोगे, मीटर स्क्वायर, और यहां पे पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2, और जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसके साथ में हम लोग यहां पर कुछ जैसे डिस्कस किया यहां पर कि सीजीएस सिस्टम में हम लोग वर्क को कैसे कह सकते हैं और एमकेएस सिस्टम में इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं। हम लोग जो दूसरा एप्लीकेशन है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। डायमेंशनल एनालिसिस का जो दूसरा मेरे पास में एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग कोई फिजिकल कांस्टेंट या कोफिशिएंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि जो डायमेंशंस होंगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आर यूनिक। वी राइट एनी फॉर्मूला और इक्वेशन इंटरप्टिंग the given constant and then by substituting the dimensional formula of the other quantities we can find the dimensions of the required constant or coefficient। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पे जैसे सपोज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपने देखा F इक्वल टू, जैसे आपने देखा फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहां पे जब आप देखेंगे F इक्वल टू, जैसे आपने देखा G, और यहां पर आपने देखा दैट इज m1 m2 अपॉन आपने r स्क्वायर देखा, तो यहां पर G इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा दैट इज FR स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, m1 m2। तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मुझे यूनिट निकालनी है तो यूनिट तो यार आपको पता है कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और यहां पर इसका लेंथ होगा मीटर स्क्वायर, और 2 किलोग्राम छिपे हुए मेरे पास में, किलोग्राम और इंटू अगर आप देखेंगे दैट इज किलोग्राम। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां पे देखोगे पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर हम लोग इसी में डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें तो आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mlt की पावर -2, और यहां पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और अपॉन यहां पे अगर आप देखोगे तो m और इंटू अगर आप देखेंगे m। तो स्टूडेंट्स आपको पता है m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस m स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, m -1, -2 में से एक प्लस बन जाएगा l³ और t -2। तो ये यहां पर अगर आप देखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास में किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का आ जाता है। थोड़ा सा पावर पॉइंट पे समझ लें इसको। यहां पर हम लोग जैसे देखेंगे g इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है, r है, m1 और m2 है, इनके जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को रखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, इस तरीके से। फोर्स का आपने mlt -2 रखा, लेंथ का l स्क्वायर रखा, मास दोनों m इंटू m है। जब सॉल्व करोगे तो m -1 l³ t -2 आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ओके, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक और कांस्टेंट आता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए जैसे मैं आपको बतला दूं, यहां पर जैसे आपने देखा फॉर्मूला होता है एक E = h²। यहां पर आप पढ़ोगे E = h², वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं h = किसके होगा, E/ν। एनर्जी और वर्क इक्वल हम लोग यहां पे कह सकते हैं दैट इज द mL2 t -2। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि आपको बच्चों पता क्या होता है, t -1, और जब ये t -1 ऊपर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज द mL2
और ये मेरे पास कितना हो जाएगा t-1 हम लोगों को फॉर्मूला देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट पे समझ लेते हैं हम लोग इसको एक बार और फिर से। यहां पे हम लोगों को पता है E इज इक्वल टू एच न्यू या H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे और यहां पर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ml2t-2। ओके बच्चों, आगे इस तरीके से हम लोगों ने इन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करी, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लिया प्लस हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट देख लिया। हम लोग यहां पर एक फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट a and b of the van der Waal gas equation P plus A upon V square V minus B is equal to RT। यहां पर ये आप देख रहे हो, ये van der Waal गैस इक्वेशन है। सबसे पहले इसे IIT 2001 में स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा था, लेकिन उन्होंने nth मोल के लिए van der Waal गैस इक्वेशन पूछी थी। ये 1 मोल गैस के लिए है बच्चों। अगर यही van der Waal गैस इक्वेशन n मोल के लिए होती है, आप समझ लीजिए एग्जाम में कभी वो n मोल के लिए पूछ सकते हैं, तो यही इक्वेशन होती P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में B माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या होता है nRT। आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू RT। तो यहां पे इस इक्वेशन में प्रोफेसर van der Waal ने कुछ करेक्शन दिए और करेक्शन देने के बाद में उन्होंने अपनी एक इक्वेशन बनाई और वो इक्वेशन van der Waal गैस इक्वेशन के नाम से फेमस हुई और दैट इज द P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू RT हुई। लेकिन मुझे आज भी याद है 2001 में स्क्रीनिंग एग्जाम में हमने इसको देखा था, उसमें n मोल गैस के लिए इस इक्वेशन को बोलते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस एन बी इक्वल टू nRT। फिर देन इसके बाद में कई ढेर सारे एग्जाम में इसको पूछा जाने लगा। तो इस इक्वेशन के बारे में उन्होंने पूछा है और बतलाया है कि वेयर V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। हम लोगों को यहां पर A और B जो दो डायमेंशन कांस्टेंट है, इनका मुझे फाइंड आउट करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार पहले मैनुअली समझते हैं, फिर पावर पॉइंट तो मैं दिखाऊंगा ये आपको। जैसे इक्वेशन है मेरे पास में P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या है B माइनस बी इज इक्वल टू जैसे आपने देखा RT। अब मुझे A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। कई बुक्स कई जगह एग्जाम में इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको यूनिट भी निकाल के दिखा दूंगा अभी यहां पे। तो अगर मैं फॉर ए के लिए बात करूंगा, तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में मैंने बतलाया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन बिकम्स सेम, तभी वो फिजिकल इक्वेशन कैसी मानी जाएगी, करेक्ट। तो अब हमें ये तो पता है कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है, तो इसका अगर मुझे हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना होगा, जैसे मुझे ए का चाहिए, तो ए के लिए मैं यहां पे कह सकता हूं P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा यहां पे आप देखेंगे वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी वी स्क्वायर। जैसे कि बच्चों प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, और ये स्क्वायर लगा के रखा हुआ है, तो यहां पे आप देखेंगे L की पावर 6 हो जाएगा, और जब L की पावर 6 से माइनस 1 जाएगा देन दैट इज द ml की पावर 5 t माइनस 2। ये हमारे पास में ये डायमेंशनल फॉर्मूला जाता है A के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं कि B का क्या होगा, तो B के लिए हम आपको बता दें कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इसका होगा वो इसका होगा। तो फॉर B अगर आपको B का निकालना है तो B के लिए आप यहां पे कह सकते हैं B इक्वल टू B, और यहां पे वॉल्यूम का क्या रख सकते हैं L क्यूब रख सकते हैं। यूनिट की कभी बात कर लें कि यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है कि A इक्वल टू पी वी स्क्वायर है, तो यहां पे आपको पता है कि P प्रेशर का जो यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, और ये बी स्क्वायर है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, और स्क्वायर लगा है तो मीटर की पावर 6 हो जाना है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। और यहां पे अगर इसके यूनिट की बात कर ले तो यहां तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। ओके बच्चों, पावर पॉइंट पे थोड़ा समझ लेते हैं इसी चीज को, किस तरीके से आपने देखा यहां पे कि जब हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे आप क्या देखेंगे, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक क्वांटिटीज। हम लोग जो लाइक क्वांटिटीज है केवल उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो a अपॉन बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा इज इक्वल टू द किसकी होगा, डायमेंशन ऑफ p के। तो जब हम लोग बात करेंगे यहां पे a के लिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर। प्रेशर का मैंने रखा और p स्क्वायर का रखा, और इस तरीके से हम लोगों ने a के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। और अगर मैं b के लिए फाइंड करूंगा तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो आपको पता है क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग a और b के लिए ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, यूनिट्स के बारे में जैसे कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया, यूनिट भी हम लोग a और b की यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम लोग यहां पर अगले एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। I meet you again tomorrow with the new lecture